3 साल पहले मेरे बाबा चल बसे। उनके अचानक चले जाने से हमारी ज़िंदगी जैसे बिखर सी गई। किसी अपने को खो देने के दुख के साथ चिंता ये भी होती है कि उस इंसान के साथ उसके किए वादे, उसका कर्ज सब। आई, आई, आई। अपने बाबा को खोने के 3 साल बाद एक शाम जब सुनील पवार अपने ऑफिस से घर लौटा तो उसने अपनी मां मनीषा पवार को मरा हुआ पाया। किसी ने बड़ी बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी थी। सुनील रोजाना दिन में एक बार ऑफिस से अपनी मां से फोन पर बात जरूर करता था। उस दिन भी उसने फोन किया था, लेकिन उस दिन उसकी मां ने फोन नहीं उठाया। 1:30 बजे हमारे ऑफिस में लंच ब्रेक होता है। मैं हमेशा आई को लंच के पहले फ़ोन करता हूँ, आज भी किया था, लेकिन उसने उठाया नहीं। मैंने सोचा सो रही होगी। दोबारा फोन करने की कोशिश नहीं की? मैंने सोचा थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँगा, फिर काम में बिज़ी हो गया और बाद में भूल गया। तुम्हारी आई कानों में बालियां पहनती थी क्या? जी सर, लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तब नहीं थी। सर, ये राइट हैंड का हैंड ग्लव मिला है, शायद कातिल का है। अंगूठे के पास से फटा और खून के निशान भी है। शायद वार करते वक्त कातिल को भी चोट लगी होगी। सुनील, तुम अपनी चाबी इस्तेमाल करके घर के अंदर आए। सर, कई बार बेल बजाने के बाद भी आई ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो मैं अपनी चाबी से खोला। कुल मिलाकर कितनी चाबियां हैं घर की? बस 2 ही है, एक मेरे पास रहती है और एक आई के पास। तुम दोनों के अलावा और कोई भी रहता है घर में? जी नहीं सर, मेरी बड़ी बहन है रोहिणी। पिछले साल उसकी शादी हो गई, तब से मैं और मेरी आई हम दोनों ही रहते हैं। रोहिणी नायगांव में अपने पति के साथ रहती है। मैंने उसको फ़ोन किया था, वो बस आती ही होगी। सुनील, सुनील, आई कहाँ है? क्या हुआ उसे?
सुनील, यही है तुम्हारी बहन रोहिणी? जी। सर, दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं मिला। सर, फर्श पे कुछ अखबार मिले हैं, ये आज का अखबार। सर, इसके बीच के कुछ पन्ने गायब हैं। सुनील, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद यहाँ कोई आने वाला था क्या? कोई रिश्तेदार, पहचान वाला, दोस्त? तुम्हारी आई ने तुमसे कुछ ऐसा बताया था? नहीं सर। हाँ सर, आई ने कहा था कि वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाने वाली थी। आई, निकल रहा हूं मैं, कुछ लाना है आते वक्त। बोल के क्या फायदा है? 3 दिन से ये ट्यूबलाइट बंद पड़ी है। कितनी बार तुम्हें याद दिलाए इलेक्ट्रिशियन को बुला ले। रास्ते में ही तो दुकान पड़ती है, लेकिन तुझे याद रहे तब ना। अगर आई, एक तो सुबह सुबह बस पकड़ने की जल्दी होती है, बाद में गर्दी में खिचकिच होती है, दिमाग से निकल जाता है बस। लेकिन आज आते वक्त ना मैं तू रहने दे, मैं करवा लूंगी ये काम। इलेक्ट्रिशियन को फोन करूंगी और ये ट्यूबलाइट ठीक करवा लूंगी। ट्यूबलाइट तो ऑन है, मतलब इलेक्ट्रिशियन आया था? हाँ सर, आया होगा, क्योंकि सुबह तक तो ये लाइट नहीं चल रही थी। कहाँ से बुलाने वाली थी इलेक्ट्रिशियन को? सर, यहीं पास में न्यूट्रेड इलेक्ट्रिकल्स नाम का शॉप है। सर, ये थैली। सर, पता नहीं इस पर पहले ध्यान ही नहीं गया। सुनील, ये तुम्हारी है? नहीं सर। सर, हो सकता है हथियारा लाया हो और जल्दबाजी में भूल गया होगा। ये भूल उसे अब बहुत महंगी पड़ी। क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच? क्या बात हो गई साहब? आपने बीएम नगर में मनीषा पवार के घर लाइट ठीक करने किसको भेजा था? दोपहर में 2 लड़के गए थे मेरे यहाँ से, अजय और नीतीश। कहाँ है वो दोनों? वो दोनों तो शाम को जल्दी निकल गए। उनका एड्रेस और फोन नंबर तो होगा? वो दोनों इधर ही रेखा नगर में रहते हैं। पक्का एड्रेस तो मालूम नहीं, लेकिन उनका फोन नंबर है। आई के सारे गहने गायब है। कुछ 15,000 कैश थे, वो भी नहीं मिल रहे। कुछ अंदाजे बता सकते हैं कितने के गहने होंगे? रोहिणी बता सकती है। सर, ये सागर शायद किसी दर्जी का नाम लगता है जिसने ये शर्ट सी होगी। सिर्फ नाम है सागर, एड्रेस नहीं है। इसका एड्रेस पता करो। सर, ऐसे तो बहुत होंगे। दर्जी के दुकान के अलावा घर घर में भी काम करने वाले होते हैं या? और सागर की दुकान होगी शायद, या शायद ये भी घर से काम करता हो। ये दर्जी उस आदमी को जरूर जानता हो और यही हमें हथियारे तक पहुंचाएगा। इस सागर टेरर का एड्रेस मुझे जल्द से जल्द चाहिए। बीएम नगर और उसके आसपास के इलाके से शुरू करो। क्लियर? सर। कानों की बालियां जो लाश से निकाली गई थी और अलमारी के जेवर, ये सब मिला के करीब 2.25 लाख के गहने चोरी हुए और 15,000 कैश। आपने कहा कि आपकी 3 शर्ट और 1 टी-शर्ट गायब होगी, पर अजीब बात है, ये हत्यारा शर्ट क्यों लेके जाएगा? आपने ठीक से चेक किया था? मुझे याद है, मैंने अपने हाथों से अलमारी में रखे थे। इकड़े से ही करा। नहीं, इलेक्ट्रिक की दुकान के मालिक के पास पूरा एड्रेस नहीं, सिर्फ ये पता चला है कि वो कहीं रेखा नगर में रहते हैं। अब से तेरा काम शुरू होता पंकज। इससे पहले कि वो शहर से बाहर निकले, उन्हें पकड़ कर अंदर करना है। अभी लग जाता हूँ साहब, ये रेखा नगर में अपना थोड़ा सेटिंग भी है, बस थोड़ा टाइम दो। सर, वो दोनों इलेक्ट्रिशियन जो मनीषा पवार जी के घर गए, उनका नाम अजय और नितेश है। दोनों के फोन स्विच ऑफ पड़े। अजय और नितेश जब लाइट ठीक करने वहां गए होंगे तो उन्होंने पैसे या जेवर वहां देखे होंगे। नीयत खराब हुई होगी, सोचा होगा बूढ़ी औरत है, अकेली है, आराम से भाग निकलेंगे। लेकिन जल्दबाजी में कोई एक अपने कपड़े की थैली वहीं भूल गया। हाँ पंकज, बोल। ये दोनों तो हलवा निकले, हलवा। ये अजय और नितेश है ना, दोनों पड़ोसी हैं, एक ही चाल में रहते हैं और अभी घर पर ही है। मुझे पूरा एड्रेस है। सब ठीक से रख लिया ना? हाँ हाँ, सब ठीक से रख लिया, फिक्र मत करो। अरे दीपा, जल्दी कर, ट्रेन का टाइम हो रहा है। ये क्या कर रही है तू? अभी तो बंद किया था इसे, और कितने कपड़े ठूसेगी इसमें? बस हो गया, ये आखिरी।
अजय, जी कहिए। नितेश, जी तो भागने की तैयारी हो रही थी। क्या कह रहे हैं साहब? भाग के कहाँ जाएंगे? आज दोपहर को कहाँ गया था? हम उस घर में गए थे, वहाँ पर लाइट भी ठीक किया मैंने और अजय ने। और एक खून भी। किसका खून? क्या कह रहे हैं साहब? अब बहुत देर हो चुकी है। ये तब पूछना था जब सामान समेट कर यहाँ से भागने की प्लानिंग हो रही थी। कोई प्लान नहीं था भागने का साहब। और क्यों भागेंगे? हाँ साहब, हमारी बीवी मायके जा रही है, हम कहीं नहीं जा रहे साहब। हम सच कह रहे हैं साहब, ये कहीं नहीं आ रहे थे। वो हम तो अजय की बीवी मालती के साथ अपने गांव जा रहे हैं। मैं और अजय यहीं हैं, हम तो बस इनको स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। ये देखिए साहब, हमारे पास ट्रेन का कंफर्म टिकट भी है। खाली दीपा का ही टिकट है साहब। साहब इन्हें छोड़ दीजिए साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया है साहब, छोड़ दीजिए। इन्होंने कुछ नहीं किया है साहब। साहब हमने लाइट रिपेयर किया, माजी से अपना पैसा लिया और चले आए साहब। चालू कर। लो माँ जी, चालू हो गया। मैंने बोला था ना कि स्टार्टर डालना पड़ेगा। अब तो ठीक चलेगी ना? माजी नया स्टार्टर डाला है इसमें, वो भी ओरिजिनल, 6 महीने की गारंटी भी है इसकी। ये लो। नमस्ते माजी, आजा। निकलते वक्त कुछ भूले तो नहीं थे वहां? नहीं साहब, हम कुछ नहीं भूले। कैसे मारा मनीषा पवार को और जेवर कहां छुपाए? देखो जो भी सच है वो गलत हो, क्योंकि अगर मैंने रिपेयरिंग की ना तुम दोनों की, तो तुम्हारी बॉडी में जितने भी वायर्स हैं ना, सब शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। साहब हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को नहीं मारा, कोई गलत काम नहीं किया साहब हमने। साहब आपने हमारा घर उलट पुलट करके देख लिया, उस घर के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है साहब। अश्विन सर, कपड़े मैले हो गए इनके, जरा नई शर्ट तो लेकर आओ इनके लिए। साहब ये शर्ट मेरी नहीं है साहब। शर्ट उतार, ये पहन। अगर ये तुझे फिट आ गई ना, तो जेल में तेरे लिए वर्दी इसी नाप की बन जाएगी। तू पहन, पहन। सर बना डाल। सर दरअसल क्या दरअसल? दरअसल वो शर्ट शर्ट क्या शर्ट? सर दरअसल ये शर्ट कांस्टेबल मोरे की है। क्या? हाँ सर, अभी उसी का फोन आया था, उसने ही बताया। अरे कामले यार, एक थैली था मेरा, वो बीएम नगर में चेकिंग करने गए थे ना, वहाँ सोफे पर रखा था, लेना भूल गया। उसमें शर्ट था यार मेरा। उस पर सागर टेलर का टैग लगा था क्या? हाँ हाँ वही, मेरे यहाँ का दर्जी है वो। सर मोरे अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, तभी ये बीएम नगर का केस आ गया, तो टीम के साथ वो भी वहाँ आ गया और अपनी थैली भी लेके आया था, और बाद में वो थैली वहीं भूल गया। जिस सुराग को आधार मानकर केस की तहकीकात की जा रही थी, दरअसल वो सुराग था ही नहीं। 2 इलेक्ट्रीशियंस जो शक के दायरे में थे, वो भी बिल्कुल निर्दोष निकले। एक बात तो बिल्कुल तय थी कि गुनहगार कोई जान पहचान का था, जो दिन दहाड़े बड़ी आसानी से घर में दाखिल हुआ और लूट और हत्या को अंजाम देकर फरार हो गया। घर में भी फोर्स एंट्री नहीं है लूट। विक्टिम ने खुद दरवाजा खोलकर हत्यारे को अंदर लिया, और हत्यारे ने जब अचानक से हमला किया तो खुद को बचा नहीं पाई। इस ग्लव पे जो खून लगा है साफ नहीं है, श्योरिटी से कह नहीं सकते कि ये विक्टिम का खून है या किसी और का। मैं श्योर हूं डॉक्टर, ये ग्लव और इस पर लगा हुआ खून हत्यारे का ही है। अगर ये मर्डर प्लान था तो हत्यारा पूरी तैयारी के साथ आया होगा,
ये राइट हैंड का ग्लव है, तो लेफ्ट हैंड का ग्लव भी कहीं ज़रूर होगा। मैं श्योर हूँ डॉक्टर, हमला करते वक्त हत्यारे के राइट हैंड में चोट लगी होगी। दैट मेक्स सेंस, क्योंकि विक्टिम के पेट पे चाकू से कई वार किए गए। डॉक्टर मर्डर अंदाजन किस टाइम का होगा? 27 जून की दोपहर को करीब 1 से 2 बजे के आसपास। विक्टिम के पेट से खाने के ट्रेसेस भी मिले, शायद थोड़ी देर पहले खाना खाया था, डाइजेशन भी नहीं हुआ था। 3 साल पहले मनीषा ताई के पति गुजर गए, बेटी की 1 साल पहले शादी हो गई, तब से बस माँ और बेटा दोनों ही थे। सुनील का उसकी माँ के साथ क्या कभी किसी बात को लेकर झगड़ा होता था? साहब कभी देखा सुना तो नहीं हम लोगों ने। मेरे हिसाब से तो सुनील अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। बहन की शादी भी उसने बहुत धूमधाम से की थी। मनीषा जी के गुजर जाने के बाद इस घर का मालिक कौन होगा? दोनों भाई बहन या सिर्फ सुनील? मेरे ख्याल से तो सिर्फ सुनील ही होगा। सुनील बहुत अच्छा लड़का है। मनीषा ताई के मुंह से हमेशा उसकी तारीफ ही सुनी थी। ये मनीषा जी के पति अनिल क्या काम करते? मकान दलाली का काम था उनका। भले लोग हैं सब, किसी को किसी के साथ लड़ते झगड़ते नहीं देखा। उनका कोई और रिश्तेदार है यहाँ? बाबा के मौत के बाद सब रिश्तेदार दूर के ही रह गए सर, जिन्हें सिर्फ त्योहार या फिर शादी में मिलना होता है। कोई जान पहचान वाला जो घर में आता जाता हो, रोज ना सही कभी कभार आता जाता हो? ऐसा तो कोई याद नहीं आ रहा है मुझे। सुनील दिन दहाड़े बिना जबरदस्ती के कोई तुम्हारे घर में दाखिल होता है, जाहिर सी बात है तुम्हारी आई उसे जानती थी, तभी तो घर में अंदर आने दिया। तुम्ही ने बताया कि करीब 2 लाख रुपए की चोरी हुई तुम्हारे घर से। कोई तो था जो तुमसे तुम्हारी आई से काफी नाराज था। याद करो सुनील, कभी कुछ हुआ था ऐसा? कौन हो सकता है? जी मेरा नाम विक्रम गायकवाड़ है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। रोहिणी, तुम्हारी आई के गुजर जाने के बाद तुम्हारी आई का घर तुम्हारे भाई सुनील का होगा, ये जानती हो तुम? जी, तो क्या हुआ? ये तो तुम हमें बताओगी। आखिर तुम्हारा भी हक बनता है उस घर पर। बुरा तो तुम्हें लग रहा हो। जी बिल्कुल नहीं, मैं अपने पति के साथ अपने घर में बहुत खुश हूँ। अगर वो घर सुनील को मिलता है तो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। तुम्हें ना सही, पर किसी को तो तकलीफ थी, तुम्हारे भाई सुनील से, तुम्हारी आई से, या शायद तुम्हारे पिता से। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। किसी को आई बाबा से क्या तकलीफ हो सकती है? वो दोनों तो बहुत ही सीधे इंसान थे। लेकिन ये केस इतना सीधा नहीं है रोहिणी, अभी हमारी छानबीन चल रही है। अगर तुम्हें कुछ याद आता है तो सबसे पहले हमें बताना। मैं करवा लूंगी ये काम, इलेक्ट्रिशियन को फोन करूंगी और ये ट्यूबलाइट ठीक करवा लूंगी। जाहिर सी बात है तुम्हारी आई उसे जानती थी, तभी तो घर में अंदर आने दिया। सर फूट फूट के रो रहा था। ऐसा लग रहा था सुनील और रोहिणी से ज्यादा उसे दुख हुआ मनीषा जी के मरने पर। और उसका रोना सुनकर मेरा ध्यान गया तो मैंने देखा कि उसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर एक पट्टी बंधी थी। कौन था वो? सर मैंने पता किया, वो सुनील के पिताजी का चचेरा भाई है, नरेश पवार। नरेश काका जी, वो मेरे बाबा के चचेरे भाई हैं। उनकी तुम्हारे बाबा या फिर आई से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पर जब मेरे बाबा जिंदा थे तो वो उन्हें मिलने आते रहते थे, पर बाबा की मौत के बाद वो शायद ही कभी हमसे मिलने आए होंगे। कत्ल के दिन दोपहर को वो यहाँ पर आए थे क्या? सर, क्या आपको सच में लगता है कि नरेश काका ने मेरी आई को मारा है? थी क्या उनके पास कोई वजह ऐसा करने की? वो टैक्सी चलाता है, कुछ दोस्त यार है उसके, अक्सर ये उनके साथ बैठ के पत्ते खेलता है, शराब पीता है। घर में बीवी है और एक 16 साल की बेटी। बीवी का नाम आरती पवार है और बेटी का नाम निशा पवार। निशा कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। लेकिन नरेश पवार अपने चचेरे भाई की बीवी को क्यों मारेगा? सर ये तो नहीं पता चला।
जी बेटा, आई और बाबा हैं घर पे? बाबा तो काम पर गए हैं, पर आई है घर पे। मुझे डर था कि एक ना एक दिन आप लोग यहाँ जरूर आएंगे। ऐसा क्यों लगता था आपको? क्या जानती हैं आप? देवा, देवा मला माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? कोई डरावना सपना देखा क्या? मुझे नहीं पता क्या किया है इन्होंने, लेकिन कोई बात तो है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ये हाल कब से है उनका? उनकी भाभी मनीषा पवार की मौत के बाद से? हाँ, शायद तभी से। हाँ आरती बोलो। सुनिए, आप जल्दी से घर आ जाइए। क्यों, क्या बात है? वो निशा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। निशा? क्या हुआ निशा को? पता नहीं, पर उसे बहुत तेज बुखार है। आप जल्दी घर आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आ रहे वो। कौन है आप लोग? हम क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच? क्या बात है साहब? ये क्या हुआ भाव? चोट लगी है क्या? हाँ, वो ये गाड़ी का टायर बदलते वक्त थोड़ा लगा है। लगता है घाव अभी तक भरा नहीं है। कब की बात है भाव? हो गए 5-6 दिन, हफ्ता। फिर तो किसी न किसी डॉक्टर के पास भी गए होंगे मरहम पट्टी के लिए। जी। कहाँ? ये कोने में ना डॉक्टर। नाम क्या है डॉक्टर? परतुरे, डॉक्टर गणेश परतुरे। अश्विन सर, नरेश भाऊ की जरा गाड़ी तो चेक करो। क्या बात है साहब, ये क्या ढूंढ रहे गाड़ी में? नरेश भाऊ, जेबर और सुनील की शर्ट्स हमें आपके घर से पहले ही मिल चुकी हैं, जो आप उसके घर से उठाकर लाए थे अपनी मनीषा भाभी का कत्ल करने के बाद। सारे सबूत सामने। आपके चेहरे का उड़ा हुआ रंग आधी दास्तां तो वैसे ही बयां कर रहा है। बेहतर यही होगा कि आप अपना गुनाह कबूल कर लें। मैं नहीं मारा उसको, मैं नहीं मारा मनीषा भाभी को। उसका मरा हुआ चेहरा अभी भी मेरे आंखों के सामने आता है। दिन रात एक बोझ सा महसूस होता है, गुनाह का बोझ। सब भगवान कभी माफ नहीं करेगा मेरे इस गुनाह को। मैं मानता हूं आपको पछतावा है इस बात का, लेकिन ये सब करने के पीछे वजह क्या थी? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए थे साहब। मनीषा पवार ने आपसे पैसे लिए थे? अरे भाऊ, कसं आहे तुम्ही? या ना आत या.
लेकिन भाऊ मेहरबानी करके वही बात फिर से शुरू मत करना। तो खत्म कर दो ना उस बात को। क्या खत्म करूं? आप समझते क्यों नहीं? बार बार उसी बात को लेकर आप झगड़ने क्यों आ जाते हैं यहाँ? तो और क्या करूं मैं? अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? नुकसान मेरा हुआ है ना। मैंने आपसे कितनी बार कहा, आपके भाव ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी, और आज जब वो नहीं है आप मेरे पीछे पड़े पैसे लौटाने के लिए। ये बात ठीक है क्या भाऊ? मैं कहाँ से लौटाऊंगी पैसे? रोहिणी की शादी में खर्चा करने के लिए तुम्हारे पास पैसे थे और मेरा कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं तुम्हारे पास। भाऊ बस, मैंने आपसे कर्जा नहीं लिया था, और मेहरबानी करके इस बात को यही खत्म कर दीजिए। अनिल ने मुझसे कहा था कि वो मेरे सारे पैसे लौटाएगा। उसने मुझसे वादा किया था कि थोड़ा थोड़ा करके वो मेरे सारे पैसे लौटाएगा। भाऊ ये दस्ताने क्यों पहन रहे हैं आप? आज मैं मेरे पैसे लेकर ही रहूंगा। भाऊ भाऊ ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। भाऊ मैंने कितनी बार कहा आपसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। नहीं भाऊ, भाऊ भाऊ वही रहना, नजदीक मत आना। वापस लौटते वक्त मैंने मेरी शर्ट और चाकू कचरे के डब्बे में फेंक दिया। सुनील की टी शर्ट मुझे छोटी हो रही थी तो रास्ते में बदल कर मैंने उसकी शर्ट पहन ली। हाँ मैंने ये क्या कर दिया था? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए थे साहब। किस बात के पैसे? क्या आपके चचेरे भाई अनिल ने आपसे कोई कर्ज लिया था? नहीं साहब, लेकिन वो मेरा कर्जदार था, उसी की वजह से मैंने मेरे पैसे खोए। मेरी सारी जमा पूंजी खो दी मैंने। क्या सच में भाव इतना ऊपर जाएगा? हाँ, वो ब्रोकर राघव है ना, वो गारंटी दे रहा है। अभी अभी दोस्ती हुई है, लेकिन आदमी काफ़ी पहुंचा हुआ है, मार्केट की सारी खबरें रखता है। बोरीवली में 8 लाख में फ्लैट, इतना सस्ता? लेकिन क्या फ़ायदा? पैसा कमाने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए, मेरे पास नहीं है। अनिल वो भाव पक्का ऊपर जाएगा? अरे वो राघव कह रहा था 1 साल में कम से कम 1.5 गुना तो पक्का हुआ। इतना ही नहीं है, उसने खुद में अपने लिए 2 फ्लैट बुक करवाए। मैं पैसे लगा दूं? तेरे पास है तो लगा, मेरे पास होते तो पक्का लगाता हूँ। पर पैसे मुझे अगले हफ्ते तक मिल जाने चाहिए। पार्टी को ये बात क्लियर कर दिया ना? हाँ ठीक है, तो सौदा तय कर लो। पैसे मुझे सोमवार तक मिलने चाहिए, ठीक है? ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे पास बस एक ही तो जमीन है जिसे हमें हर महीने एक भाड़ा मिलता है, और फल देने वाले पेड़ को कोई काटता है क्या? आरती, तू समझती नहीं है, ये काम मैंने बहुत सोच समझ के किया है। उस जमीन का हमें 6 लाख रुपए मिल रहा है, थोड़ा और जोर देंगे ना तो 2 लाख और निकल आएंगे। अरे 8 लाख में बोरीवली में फ्लैट होगा हमारा, जिसका भाव 1 साल में कम से कम 12 लाख रुपए होगा। मतलब 1 साल में 4 लाख का फायदा। ये सब कल की बातें हैं, किसे पता कल क्या होगा। आज हर महीने उस जमीन से हमें 5,000 रुपए मिल रहे हैं, और आपकी कमाई इतनी है नहीं, उस जमीन से तो हमारे सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं।
वो जमीन ही बेच देंगे तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तू बहुत डरती है। जरा ये भी तो सोचना कि हम छोटी जगह बेच के बड़ी जगह में जा रहे हैं। कल को वो फ्लैट अपने हाथ में आ जाएगा ना, तो यह घर हम लोग भाड़े पे दे देंगे। 7-8 हज़ार रुपए भाड़ा मिलेगा इसका। ऊपर से हम लोग 1 BHK में शिफ्ट हो जाएंगे, वो अलग। ये सब आप ही जानो। मैं तो बस इतना कहूंगी कि जो कुछ करना है सोच समझ कर करना। सोचने वाले सोचते रह जाएंगे आरती, ये वक्त कुछ करने का है। नमस्कार राघव भाई। नमस्कार नरेश भाऊ, नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। ये 8 लाख रुपए लाया हूँ मैं। ये फ्लैट मैंने कब से आपके लिए रोक के रखा है नरेश भाऊ। कितनी सारी पार्टियां आई थी बीच में। बिल्डर भी बड़ा उतावला हो रहा है पेमेंट के लिए। अब मैं आज ये सारा पेमेंट बिल्डर के यहाँ जमा करवा दूंगा। अगले हफ्ते तक आपके पेपर तैयार हो जाएंगे। समझ लो फ्लैट आपका हो गया। मुबारक। राघव भाई, भाव पक्का बढ़ेगा ना? पक्का नरेश भाऊ, एकदम पक्का। यूँ समझ लो आपने मिट्टी के भाव सोना खरीदा है। और मेरी बात याद रखना, ये फ्लैट नहीं जैकपॉट है जो आपको लग चुका है। ये पैसे गिन लीजिए। नरेश भाऊ बाद में गिन लेंगे, अभी पब्लिक में गिनना थोड़ा सेफ नहीं रहेगा। और वैसे भी मुझे पता है पैसे पूरे ही होंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद न राघव मिला न वो फ्लैट और न मेरे पैसे। जो फ्लैट राघव आपको बेच रहा था वो आपने देखा तो होगा? नहीं सर, सब मुझे अनिल पर भरोसा था और अनिल को राघव पर। लेकिन वो राघव वो धोखेबाज निकला। तो आपको लगता है कि आपके चचेरे भाई अनिल भी इस धोखे में शामिल थे? नहीं सर, अनिल मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता था। लेकिन ये जो भी हुआ ना, उसका जिम्मेदार अनिल था। उसी ने फ्लैट की बात की थी, उसी ने मुझे राघव से मिलवाया था। सारी गलती अनिल की थी और उसने अपनी गलती कबूल भी की थी। अनिल, मैंने मेरी पुश्तैनी जमीन बेच दी, आरती के गहने बेच दिए। कंगाल हो गया हूं मैं, पूरी तरह कंगाल। कुछ नहीं बचा मेरे पास। एक नरेश, मैं समझता हूँ ये राघव इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा पता नहीं था। अरे तुम्हें तो पता होना चाहिए था। तुम्हारे लाइन का ही है ना वो। मैंने तुम पे भरोसा करके उसको पैसे दिए थे, तुम पे भरोसा करके। जानता हूँ नरेश, सिर्फ तुम्हें नहीं बहुत सारे लोगों को चुना लगाया उसने। काफी लोगों के पैसे डुबाए। उसने मेरे पैसे नहीं डुबाए, मुझे पूरी तरह डुबा दिया है। इसमें मेरी क्या गलती थी बताना? यही ना कि मैंने तेरी बात मान ली, तुझ पे भरोसा किया। मानता हूँ नरेश, गलती हो गई मुझसे। गलती मान लेने से बात खत्म नहीं होगी। मुझे मेरे पैसे ला कर दे। वो राघव को ढूंढ, तू कुछ भी कर, पुलिस के पास जा, लेकिन मुझे मेरे पैसे ला कर दे। देख अनिल, मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो मैं कुछ ना कुछ कर बैठूंगा, बोल देता हूँ। हाँ, ऐसा मत बोल नरेश। मैं हूं ना, मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा। तुझे मेरे पैसे लौटा नहीं होंगे और तू ही लौटाएगा मुझे। मैं बोल रहा हूं ना, मैं लौटा दूंगा तेरे पैसे, लेकिन अभी मेरे पास पैसे है नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा, ठीक है? देख, फिर एक बार भरोसा कर रहा हूं मैं तुझ पर। इस बार धोखा मत देना। तुझे मेरे पैसे लौटा नहीं होंगे, समझ ले। ये मेरा कर्ज है तुझ पर। उसने फिर मुझे धोखा दिया। वादा निभाने से पहले चला गया, हमेशा के लिए। आपके साथ जो हुआ उसका अफसोस था आपके भाई को। वो अपने आप को कसूरवार मान रहे थे, इसलिए आपको पैसे देने के लिए राजी हो गए। अभी आपकी बदकिस्मती थी कि वो जल्दी चल बसे, लेकिन उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया आपको। सब वो तो मरकर मुसीबतों से छूट गया, लेकिन मुझे जीते जी मार गया। मुझे मेरा घर बेचना पड़ा, बेटी और बीवी के साथ छोटे घर में रहना पड़ा। मेरी हालत और भी बदतर हो गई साहब। बेटी की पढ़ाई, उसकी शादी, सारे सपने तहस नहस हो गए साहब, अनिल की वजह से। अब आप अपने आप को दिलासा देने के लिए चाहे अपने भाई को कितना भी कोसो, पर सच ये है कि दोष सिर्फ आपके भाई अनिल का ही नहीं है। आपकी आंखों पर भी लालच की पट्टी बंधी थी। मैं मानता हूं जिस एजेंट से आपके भाई ने आपको मिलवाया वो फ्रॉड निकला, पर एक बात बताइए, क्या उन्होंने आपको फोर्स किया था फ्लैट खरीदने के लिए? दबाव डाला था आप पर? या उन्होंने आपसे मना किया था कि एजेंट को पैसे देने से पहले फ्लैट को मत देखो,
क्या उन्होंने आपसे ये कहा था कि जमीन बेचकर फ्लैट खरीदो? लेकिन साहब उसने अपनी गलती मान ली थी, वो पैसे लौटाने के लिए तैयार था। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद बात वहीं खत्म हो गई। उन्होंने आपसे कोई कर्ज नहीं लिया था कि उनके जाने के बाद उनकी बीवी या उनका बेटा चुकाता। आपने खुद कहा कि आपकी मनीषा भाभी को इस सौदे के बारे में कुछ नहीं मालूम था, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी आपको पैसे देने की। और आपने कैसे सोच लिया कि उनको मार कर, उनके घर को लूट कर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। मैं ऐसे नहीं करना चाहता था। पता नहीं मेरे से ये सब कैसे हुआ। मैंने कितनी बार कहा था इनसे, जो चला गया वो हमारा था ही नहीं। माना कि ये इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारे पास जो कुछ बचा था उतने में गुजारा हो जाता था। अपनी भूल को भूल पाना इतना आसान नहीं होता है आरती जी, और अपनी भूल के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराना बहुत आसान होता है। और वही क्या उन्होंने। लेकिन ऐसे किसी को मारकर क्या मिला उन्हें? ऐसा कैसे सोच लिया उन्होंने? और अगर इस तरह पैसे मिल भी जाते तो वो हमारे किस काम आते? मुझे भी आई ने कभी नहीं बताया नरेश काका के बारे में। अगर बाबा ने गलती की भी थी तो। नहीं सुनील, बाबा की कोई गलती नहीं थी। नरेश काका ने खुद अपनी मर्जी से वो पैसे इन्वेस्ट किए थे। ये तो बाबा का बड़प्पन था जो वो उन पैसों को वापस करने के लिए मान गए, वरना ये बाबा की कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना थी। लेकिन आई ने क्या बिगाड़ा था उनका? उसे किस बात की सजा मिली? काश नरेश काका ने मुझसे कहा होता। पता नहीं मैं उनकी मदद कर पाता भी या नहीं, लेकिन एक बार तो बताया होता। इस तरह आई को मार के क्या मिला उनको? नरेश पवार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 397 के तहत लूट और लूट के लिए गंभीर नुकसान पहुंचाने के चार्जेस लगाए गए हैं। नरेश इस वक्त न्यायिक हिरासत में है और वो अपने किए पर बहुत पछता रहा है। नरेश ने एक निर्दोष बुजुर्ग औरत की जान ले ली जो अपने पति और नरेश के बीच हुए समझौते से बिल्कुल बेखबर थी। वो नहीं जानती थी कि उसके मरहूम पति ने नरेश से क्या वादा किया था। अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी सारी बचत को गवा देना किसी भी इंसान की हिम्मत तोड़ सकता है, लेकिन अगर कोई भी इंसान बिना सोचे समझे, बिना जाने परखे कहीं पर भी निवेश करता है तो ये दरअसल निवेश नहीं, उसकी नादानी है। और उस नादानी के लिए वो खुद जिम्मेदार है, ना कि कोई और। आप ये कह सकते हैं कि राघव जैसे धोखेबाजों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और हम भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि अपनी पूंजी को किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले हमें खुद बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। देखा जाए तो इस तरह के फ्रॉड को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमेशा ऐसे धोखे एक छलावे की तरह होते हैं जिसमें हकीकत से परे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, और ये वादे सिर्फ जुबानी होते हैं, लिखित में इनका कोई प्रमाण नहीं दिया जाता। इन धोखेबाजों का मकसद सिर्फ शिकार की आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ाना होता है ताकि जमीनी सच्चाई उसे नजर ही ना आए। इन शॉर्ट बात बहुत ही सिंपल है। अगर कोई बड़े बोल और मीठी जुबान से ये कहता है कि ये इन्वेस्ट करने की वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो आप समझ लीजिए कि ये कोई मौका नहीं बल्कि शायद बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। जितना ज्यादा लुभावना ऑफर, समझ लीजिए उतना ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आनंद भैया,
दिनेश जी के घर खबर पहुंचा दिए हैं, पर आप देखो। वासुदेव, दिनेश भाई के यहाँ संदेशा गया तो है, लेकिन वो अम्मा जी के अंतिम दर्शन करने नहीं आएंगे। आनंद जी, हमारे साले दिनेश बेटे हैं अम्मा जी के। अंतिम दर्शन तो क्या, अंतिम संस्कार भी तो उन्हीं को करना है। नहीं आएंगे, मानो मेरी, एक बार अनीता जी से पूछ लो कब तक इंतजार करना है। सरपंच है हमारी और उनका हुक्म हम पंचों के सर आंखों पर। अनीता, दिनेश भाई के यहाँ संदेशा तो गया है, पर उनकी अब तक कोई खबर नहीं। आएंगे, इकलौते भाई हैं हमारे, अम्मा अब्बा का इकलौते बेटे। इंतजार करते हैं। अम्मा गई तो जा रहे हैं ना आप? क्यों जाए? ताकि अनीता और वासुदेव इज्जत उतारे हमारी, नीचे दिखाए हमें। आज के दिन ये सब भूल जाइए जी। अम्मा जी को अग्नि देना आपका धर्म है और हक भी। नाम का हक है हमारा। ऐसा ना सोचिए जी, हक होने से मिलता नहीं है, हक तो जताना पड़ता है, और जो जरूरत पड़े तो छीनना भी पड़ता है, वरना इस एक हक के साथ बाकी के सारे हक भी छीन सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? छत्तीसगढ़ के जगदीशपुर की निवासी नर्मदा साहू चल बसी थी, लेकिन उनका बेटा दिनेश साहू उनके अंतिम संस्कार में शरीक नहीं हो रहा था। दिनेश साहू के दिल में अपनी मां की मौत के दुख से ज्यादा अपनी बहन अनीता गौर के प्रति शिकवा था। इस शिकवे ने, इस गुस्से ने दिनेश साहू में एक बड़ा अजीब सा भय पैदा किया था। आखिरकार शिकवे का यह बीज बोया कब गया था, और अब सवाल यह था कि बैर और गुस्से का यह पेड़ कितना बड़ा होने जा रहा था। डॉक्टर साहब, वंदना कैसी है? हमारा बच्चा? दिनेश जी लड़का हुआ है, लेकिन माफ कीजिए, हम वंदना जी को नहीं बचा पाए। ये नहीं हो सकता। देखिए, खून बहुत बह चुका था और खतरे के बारे में हम सबको पता ही था। आखिरकार सिजरिन यानी ऑपरेशन करना पड़ा। गले लगाना तो दूर, दिनेश बच्चे को देखता भी नहीं है, बहुत ज्यादा पीने लगा है। दिनेश भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गलत बात है। इस बच्चे का क्या कसूर है इसमें? अम्मा जी, अगर आप चाहें तो हम एक बार बात करें दिनेश भाई साहब से। ना ना दामाद जी, कम से कम आप बीच में ना पड़ो तो अच्छा है। कहीं उल्टा सीधा बोल दिया तो। नामकरण का क्या सोचा अम्मा? मैंने नाम सोच लिया, प्रसाद। प्रसाद साहू, मेरा पोता प्रसाद। माँ, नहीं आएंगे दिनेश मामा। कैसे आ सकते हैं? इतना सब जो हुआ। जो हुआ सो हुआ। अरे दिनेश भैया के बिना अम्मा जी का दाह संस्कार कैसे हो सकता है? बाबा, माँ कह रही थी दादी माँ नहीं रही।
न्योता भेजा अंतिम संस्कार का। अरे अपनी माँ को अग्नि हम ही दे सके, हमारा हक है। हमारा हक किसी के न्योते का मोहताज नहीं है। दिनेश, थूक दे गुस्सा। प्रसाद को तेरी ज़रूरत है और आगे भी तू ही इसका सब कुछ होगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, इसे पढ़ाना है, पाल पोस कर बड़ा करना है, इसकी शादी करानी है। हम शादी कर रहे हैं। हमारा एक दोस्त है, उसकी जान पहचान में एक लड़की है, तो उनके माँ बाप से भी बात हो गई है, हम भी मिले हैं उससे। जयश्री नाम है, पसंद है हमें। उसे पता है तुम्हारी शादी हुई थी पहले, एक बच्चा है। गौरव दिनेश का दूसरा बेटा था, लेकिन दिनेश अपनी पहली शादी से हुए पहले बेटे प्रसाद को अपना बेटा मानने को तैयार ही नहीं था। दरअसल गौरव के आने के बाद दिनेश साहू प्रसाद से और ज्यादा गुस्सा होने लगा था, और अपनी मां नर्मदा से भी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, नर्मदा के लिए अपने ही बेटे और बहू के साथ घर में रहना मुश्किल होता गया। अम्मा हमारे साथ यहाँ आकर रहने से इनकार कर रही है। कहती है वही उनका घर है जो हमारे बाबा ने बनाया था। कहती है उस घर पर हक है उनका। हक तो है अनीता, पर इस हक को लेकर सबसे बड़ा दुख ये होता है कि इसकी मांग सिर्फ तब होती है जब हमारे अपनों के बीच अनबन होती है। जब सभी लोग प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, तब हक की बात कोई नहीं करता। अम्मा जी, आप जो प्रसाद के लिए दुनिया भर की खुशियां ढूंढ रही हैं ना, वो बाहर दुनिया में ही मिलेंगी। मतलब तुम हमें घर से बाहर जाने के लिए बोल रही हो? घर से बाहर निकल रही हो? तो क्या गलत बोल रहे हैं? आप जो चाहती हैं वो ना होगा हमसे। जयश्री बिल्कुल सही कह रही है। हम बाबूजी के इकलौते बेटे हैं, ये घर हमारा है। तुम्हारे बाबूजी हमारे पति थे, ये शायद तुम भूल गए हो। इस घर पर मेरा भी हक है, इसलिए तुम दोनों मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते हो। अम्मा जी, इसका मतलब आप हमें घर से निकाल रही हैं? ये हमारे बेटे के बीच की बात है। तुम ना बोलो तो ही अच्छा है। वैसे सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। आग तो अनीता की लगाई हुई है अम्मा, हमें सब पता है। हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब है मत समझो हमें कुछ नहीं पता। उसी की जुबान बोल रही हो ना। होगी वो पंचायत की सदस्य है, इसका मतलब ये नहीं कि इस घर पर अपनी गंदी राजनीति चला। उसे कहो अपनी गंदी राजनीति अपने दफ्तर ही रखे। यहाँ की एक ईंट पर भी उसका हक नहीं। वो इस घर की कभी बेटी थी, हमने दे दबा के उसको विदा कर दिया। उसको कहो इस घर पे नजर भी ना रखे। अभी ये घर हमरा है, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो तुम दोनों जाओगे। अम्मा जी ऐसा बोलेंगी, हमने कभी सोचा भी ना था। अम्मा नहीं बोल रही है जयश्री, अनीता बोल रही है। अनीता अम्मा को कठपुतली की तरह नचा रही है, और उसकी डोर वासुदेव के हाथ में। वो हमारा सब कुछ हड़पना चाहता है। और आप प्रसाद की बात भूल रहे हैं। इतना याद रखिएगा, हम अपने खून से लिखकर दे सकते हैं आपको। जब तक अम्मा जी प्रसाद की परवरिश कर रही है ना, तब तक उसका हक, उसका ये, उसका वो कहते कहते सब कुछ हड़प लेंगी। जो आपके हिस्से का है वो भी हड़प लेंगी, और फिर हमारे गौरव के हिस्से का हक भी। वो तो हम होने नहीं देंगे। अम्मा ये तुम्हारी उम्र है ये सब झेलने की, और प्रसाद भी ऐसा कब तक रहेगा? हमें नहीं पता अनीता, बस इतना जानती हूँ, जिंदगी भर दिनेश अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उसको अकल भी कैसे आएगी? उसकी पत्नी जयश्री उसके दिल में जहर भरती है। अम्मा उन दोनों को अपना समझ लेने दो। तुम बस हमारे साथ हमारे घर चलो। प्रसाद को हम दोनों मिलकर पालेंगे, हम और वासुदेव। अम्मा, जैसे रितेश और प्रीति हमारे बच्चे हैं, वैसे ही प्रसाद हमारा तीसरा बच्चा होगा। हमने बात कर ली है वासुदेव से, वो भी राजी है। कोई बेटी के घर ऐसे रहता है? और प्रसाद अपना घर छोड़कर क्यों जाएगा? वो इस घर का वारिस है। हाँ, लेकिन वो तो बात की बात है ना अम्मा। ऐसी माहौल में प्रसाद नहीं पल सकता। और ये क्या बेटी का घर रट लगाई हुई हो? ये सब दकियानूसी बातें हैं अम्मा। आज की तारीख में तुम्हारी बेटी पंचायत की सदस्य है। कभी सोचा था ये दिन देखोगी? जमाना बदल गया है अम्मा। काश तेरे भैया का दिल बदलता, वो प्रसाद को अपना लेता, उसको अपना हक देता। इस वक्त हम तुमसे अपना हक मांग रहे हैं अम्मा, बेटी होने का हक।
जैसे दिनेश भैया का तुम पर हक है वैसे हमारा भी है। अम्मा, हमारा भी मन करता है कि हम तुम्हें खुश रखें। हमारा भी हक बनता है कि हम तुम्हारा देखभाल करें जिंदगी भर। देखो अनीता, अगर अम्मा जी हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो एक रास्ता है, वो हमारे साथ नहीं पर हमारे पास तो रह सकती है। भाई सामान जरा उतार देना, लेकिन धीरे से। आइए अम्मा जी, आराम से हाथ दे दीजिए। अम्मा जी, हम एक ही घर में तो नहीं होंगे, फिर भी एक साथ ही रहेंगे। आप यहाँ से आवाज देंगी तो अनीता और मैं वहां सुन लेंगे। और हाँ, आजा बच्चा, ओए नहीं रोते नहीं। अम्मा जी, आज से प्रसाद हमारा तीसरा बच्चा रहेगा, वो आप ही के साथ, पर माँ बाप होंगे हम। अम्मा जी घर छोड़कर चली गई। क्या? कहाँ चली गई? वो अनीता और वासुदेव के साथ चली गई। जरूर उनकी चाल है। अरे अब क्या चाल चलेंगे, अम्मा जी खुद अपनी मर्जी से गई है। भाई दिनेश, मैंने सारे रिकॉर्ड 3-3 बार चेक किया है। तुम्हारी कोठी, तुम्हारे खेत, सब कुछ तुम्हारे बाबूजी के नाम पे ही है। मतलब हमारा है ना? हाँ भाई, पिताजी के जायदाद में पहला हक तो बेटे का ही होता है ना। एक बात बताओ प्रदीप भैया, इस जगदीशपुर में पहले पंचायत में सिर्फ मर्द होते थे, अब औरतों के लिए भी जगह हो गई है। तो ये हमारी जायदाद के लिए तो नहीं हो सकता कहीं? जो मेरा घर है, जमीन है, उसमें हमारी बहन अनीता हिस्सा मांग ले। देखो भाई, ये सब जो है कानूनी बातें, मेरा काम है सिर्फ ऊपर से आए ऑर्डर पे अमल करना। हम कौन सा ऑर्डर बदलने को कह रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं ऐसा। देख भाई दिनेश, हक जो है ना अदालत साबित करती है। जताने को कोई भी जता सकता है, कोई भी दावा कर सकता है। मतलब तो जो हमारा घर है, जमीन है, उसमें हमारी बहन हिस्सा मांग सकती है। यदि अम्मा जी चाहें तो अनीता जी को एक हिस्सा मिल भी सकता है। अम्मा जी का हक ज्यादा है या हमारा? यार ये पूरा चित्रपुर और जगदीशपुर जानता है कि तुमने अम्मा जी को घर से निकाल दिया है। अरे बकवास है प्रदीप भैया, अपनी मर्जी से गई है, हमने थोड़ी ना निकाला उन्हें। तो घुमा फिरा के बात तो वही है ना यार। पूरा गांव अभी अनीता जी और उनके पति का गुणगान कर रहा है। बेटी होके भी उन्होंने बेटे का फर्ज निभाया है। तुम्हारी बूढ़ी माँ और तुम्हारे पहले बच्चे की जिम्मेदारी उठा रही है वो, और बात भी सही है। जो हमारी बहन अनीता है ना, उसकी चाल सही है। चालाकी तो कोई उससे सीखे। अब इसे चाल कहो या जो भी कहो, लेकिन सच्चाई यही है कि आज अनीता जी ही अम्मा जी की देखभाल कर रही हैं, और अनीता जी पंचायत की सदस्य भी हैं। बिल्कुल नहीं। एक बार कह दिया ना तुम तीनों से, स्कूल जाते समय कोई कुल्फी नहीं खाएगा, आते समय सोचेंगे। लेकिन बाबा, आते समय तो पिस्ता वाली खत्म हो जाती है। बाबा, हम लोग स्कूल जाने से पहले ही कुल्फी खा लेंगे और मुंह भी पोंछ लेंगे। फूफा जी, पहले छोटी वाली कुल्फी लेंगे, फिर बड़ी वाली ले देना। अब तुम तीनों है ना, चुप रहो। छोटी वाली कुल्फी खानी है तुम तीनों को। अच्छा अम्मा, हम चलते हैं। अरे आजकल तो तू पंचायत की हो गई है। अभी कहाँ अम्मा, 4 महीने में पंचायत की चुनाव है। इस बार तुम्हारे दामाद नहीं लड़ रहे हैं ना? क्यों? अरे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग इज्जत करते हैं। लेकिन उनको भी अपनी टीचरी पे ज्यादा ध्यान देना है, तो बोले अनीता इस बार तुम लड़ लो। अरे वाह, तो तू सरपंच बनेगी? अब लोगों की अगर मर्जी होगी तो जरूर बनूंगी। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, उसी को आगे बढ़ाऊंगी। मेरी बेटी इतनी होशियार और होनहार कब हो गई पता ही नहीं चला। आज अगर तुम्हारे बाबा होते बहुत खुश होते। तुम तो खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। बस मेरे लिए इतना ही मायने रखता है। अनीता सरपंच बनी, बच्चे बड़े होने लगे, सालों बीत गए, लेकिन उस दौरान
दिनेश एक बार भी अपनी मां नर्मदा या अपनी पहली शादी से हुए बेटे प्रसाद को देखने तक नहीं आया। अनीता, अगर मैं यहीं से चली जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा बेटी। खुशी खुशी चली जाऊंगी। क्यों ऐसी बातें करती हो? हैं? कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाओगी अम्मा। लोग कहते हैं कि तू मेरा असली बेटा है, लेकिन मैं कहती हूँ हर माँ बाप को तेरी जैसी बेटी मिले। आप ठीक कह रही हैं। गांव में सभी कहते हैं बेटी हो तो अनीता जैसी। गांव का उद्धार एक तरफ और अम्मा जी का सम्मान एक तरफ। जब अनीता की मां नर्मदा चल बसी तब अनीता गांव की सरपंच थी और बहुत लोकप्रिय भी थी। 19 साल बीत गए थे। दिनेश ने नर्मदा और प्रसाद का मुंह तक नहीं देखा था और अब नर्मदा का शव आंगन में पड़ा इंतजार कर रहा था कि कब दिनेश आएगा और कम से कम अपना आखिरी कर्तव्य निभाएगा। वासुदेव भैया, हम और इंतजार नहीं कर सकते। नहीं आएंगे दिनेश भैया। हम भी देखते हैं हमारे बिना अंतिम संस्कार कैसे होता है। अरे माँ की चिता को अग्नि देना बेटे का ही हक होता है। अरे हमार हक के बारे में कौन पूछ रहा है? 19 साल हो गए, एक बार भी कोई आया मिलने? उल्टा अम्मा जी की खबर भी किसी गांव वाले के हाथ भिजवा दी। देख लीजिएगा, अग्नि भी कोई और ही देगा। इकलौते बेटे हैं अम्मा बाबूजी के। बाबूजी को अग्नि हम ही दिए थे, अम्मा जी को अग्नि हम ही देंगे। हमारा अधिकार है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम। मृत्युंजय महादेवत्राय माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िते कर्म बंधने ही। अनीता जी, और इंतजार ना करें। हक है दिनेश भैया का। वैसे भी नर्मदा जी की अंतिम इच्छा यही थी। आनंद, अनीता से कहो हमारा अंतिम संस्कार वही करेगी। आपको कुछ नहीं होने वाला। अभी तो आपको रितेश, प्रीति और प्रसाद की शादी देखनी है। हमें इतना लालच नहीं है। वासुदेव और आप सब लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारा बेटा होते हुए भी उसने कुछ नहीं किया। प्रसाद को एक बार मिलने के लिए भी नहीं आया। अनीता ही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमें विदा करेगी। जम्बूद्वीपे आकाश मार्गे धर्मराज लोके प्रेतस्य प्रेतत्व मुक्त्यर्थम उत्तमो उत्तम फल प्राप्त्यर्थम ते मया दीयते 100% खंडे अर्यावर्तैकदेशे जम्बूद्वीपे आकाश मार्गे धर्मराज लोके प्रेतस्य प्रेतत्व मुक्त्यर्थम। दादी का अंतिम संस्कार हो गया। दादी माँ को अग्नि अनीता बुआ ने दी है और 13वीं भी वही करेंगी। इंतजार नहीं हुआ हमारा। दुनिया को बोलेंगे हम तो आए ही नहीं। अब जताएंगे सारे हक। बड़े साथे लोग हैं, ये चाल है उनकी। पिछले 19 सालों से तुम एक ही सवाल बार बार पूछते आ रहे हो कि बाबूजी की जायदाद की कागजात में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं। जब अपना खून दुश्मन हो जाता है ना भैया, संभल कर चलना पड़ता है। संभल कर कहाँ तक जाओगे मेरे भाई? तुम्हारे बाबूजी को गुजरे हुए पूरे 30 साल हो चुके हैं और तुम्हारे माता जी को गुजरे हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं बदला है, न कागजात न तुम। हमारी बहन बदल गई है, चलाक लोमड़ी। अगर सच में कुछ बदला है ना तो तुम्हारे अम्मा जी की जिंदगी बदल गई।
खास करके उस दिन से जिस दिन से उन्होंने अनीता जी के साथ रहना शुरू किया है। अरे वो हमारी बहन की चाल थी और अब खुद ही क्रियाक्रम करके वो इंतजार कर रही थी, हम भी कर रहे थे। कितने संदेशे भेजे गए तुमको, आए ही नहीं तुम। लाश को घर में कब तक रखा जा सकता था भाई। और वैसे भी नर्मदा जी की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उनकी बेटी अनीता जी ही करे। अरे वो कहानी अनीता ने अम्मा जी को सिखाई थी ताकि बाबूजी की वसीयत में जो अम्मा का हिस्सा है वो उसे मिल जाए। ऐसा होता है ना? बताओ, ऐसा वो कर सकती है? करने को अनीता जी बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक ही चीज कर रही हैं। तुम्हारे अम्मा जी की 13वीं की तैयारी, कल तीज नहाने की रस्म भी अदा होगी। अगर सरपंच अपनी पूरी ताकत लगाए तो कागज बदलवा सकती है ना, इस सही को गलत कर सकती है ना। तुम्हारी बहन सरपंच अनीता जी क्या सही करेंगी क्या गलत, ये उनकी जिंदगी है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि तुम सही जिंदगी नहीं जी रहे हो मेरे भाई। तुम्हारे अंदर अनीता जी के खिलाफ नफरत कूट कूट के भर गया है और वो नफरत तुम्हें डरा और दबा कर रखती आई है। अब ये डर तुम्हें कहाँ तक लेके जाएगा, तुमसे क्या करवाएगा, मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकता। कागजात बदल देगी ना अनीता? शायद बदलने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि नर्मदा जी अनीता जी को बेटी के साथ साथ बेटा भी मानती थी। तीसरे दिन की रस्म को पूरा करने घर के सभी पुरुष निकल पड़े। वो नर्मदा साहू की अस्थियां विसर्जन करने जा रहे थे। दूसरी तरफ घर की औरतें अलग से तालाब के लिए निकल रही थीं। ऊपर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर हवा तंग थी, मानो कुछ होने वाला था। वो लोग अस्थियां बहाने जा रहे हैं, आप जा रहे हो? आज तो काफी कुछ भरेगा। ओम ध्वा अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरपाय शांति, औषध्या शांति, वनस्पत शांति, विश्वदेवाय शांति, ब्रह्मा शांति। हो रही नहीं था, देख देख, सबसे आगे जा। आंखों में खून उतर आया था, कोलाहल मचने जा रहा था। पर असल कोलाहल तो दिनेश साहू के मन में मचता आया था कई सालों से, जो आज खून चखने जा रहा था। इतने सालों से दिनेश एक भय, एक भ्रम से घिरा था कि उसकी बहन उसकी सारी जायदाद हड़पने की फिराक में है। दिनेश के दृष्टिकोण से यह लड़ाई एक जंग थी, उसके हक की जंग। वासुदेव भैया, वासुदेव भैया, वासुदेव भैया, भैया भैया जल्दी चलिए, वहाँ सरपंच जी पे हमला हुआ है। क्या? किसने किया हमला? वो बाकी औरतों के साथ यहाँ पे आने के लिए निकली थी, तभी दिनेश भैया उनके लड़के गौरव ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। चाकू भी था, बहुत खून बह रहा है सरपंच जी का। दिनेश, वो रहा दिनेश। जमील, गाड़ी तेज चलाओ, रोको मत। उनके हाथों में हथियार है और
बेटा निकलना होगा, यहाँ रुक नहीं सकते। जीवन दीप्ति अस्पताल लेकर गए हैं सरपंच जी और उनकी बेटी प्रीति को। साहब बहुत बेरहमी से काटा, बहुत खून बह रहा था। अब सभी ने देखा हमलावरों को। साहब सरपंच जी का भाई दिनेश और उसका बेटा गौरव था। दिनेश के हाथ में कुल्हाड़ी थी और गौरव के हाथ में चाकू था साहब। हम तो तालाब की तरफ जा रहे थे साहब, पता नहीं कहां से अचानक बाप और बेटे आ गए। ना कुछ बोला ना कुछ कहा, सीधे हमला कर दिया अनीता जी पर। अनीता और प्रीति कहाँ है? जीवन दीप्ति अस्पताल लेकर गए हैं दोनों को। लेकिन आप वासुदेव गौर, अनीता गौर के पति? जी साहब, ये दिनेश और गौरव ने हम पर भी हमला किया। वो हमारे लिए घात लगाए बैठे थे रास्ते पर हथियार लेकर। जब हमने गाड़ी नहीं रोकी तो गाड़ी पर भी पथराव किया उन लोगों ने। कहाँ हुआ पथराव? ये इसी रास्ते पर। नावे जंगल में फैल जाते हैं इससे पहले कि वो लोग इलाका पार कर जाए। और सर मैं एक टीम दिनेश साहू के घर भेज देता हूँ, शायद वहाँ से कहीं और भागने का प्लान हो उसका। मूव। सब लोग गन्स के साथ रेडी हो और चारों तरफ फैल जाओ। प्रीति, प्रीति, बाबा, प्रीति कहाँ है तुम्हारी माँ? कैसी है वो? प्रीति बोलना, कैसी है तुम्हारी माँ? बाबा, माँ अब नहीं रही बाबा, उन लोगों ने माँ को मार दिया। वासुदेव जी, हमने पूरी कोशिश की जल्द से जल्द यहाँ लाने की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि खून हद से ज्यादा बह गया है, इसलिए। दिनेश साहू, तुम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। अनीता जी तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में चल बसी है। अब चार्ज हत्या का लगेगा। हमें चार्जवाज से कोई मतलब नहीं है इंस्पेक्टर साहब। रत्तीभर गलत नहीं किया, जो किया बिल्कुल ठीक किया। औरत ही ऐसी थी वो औरत बहन थी तुम्हारी, जिसने न सिर्फ तुम्हारी माँ की देखभाल की, तुम्हारे बड़े बेटे की भी जिम्मेदारी उठाई। 19 साल से सुनते आ रहे, उसने हमारी सारी जिम्मेदारी उठाई। कोई ये नहीं जानता कि ये सब उसकी साजिश थी। उसने जानबूझकर ये किया ताकि वो हमसे सब कुछ छीन सके जो कुछ हमारा था। हमारी अम्मा को भी हमसे छीन लिया। किसी ने कुछ नहीं किया दिनेश। पूरे 19 साल तक तुम अपनी अम्मा और अपने बड़े बेटे से नहीं मिले। अनीता की चाल थी, लोमड़ी थी, लोमड़ी दूर का सोचती थी। दुनिया को जताना चाहती थी कि वो बेटी और बेटे दोनों का फर्ज निभा सकती है। हमारे बारे में झूठी झूठी बातें फैला दी। ऊपर से सरपंच थी। क्या कुछ नहीं किया उसने हमें हमारी अम्मा और हमारे बेटे से अलग करने के लिए, जायदाद से अलग करने के लिए। माँ को अग्नि देने का अधिकार भी हमसे छीन लिया। वो अधिकार सिर्फ हमरा था, हमरा। बकवास बंद करो दिनेश, हमने सारी पूछताछ कर ली है। तुम्हें संदेशा भेजा गया था, तुम्हारे घर आदमी भी भेजा गया था। पूरे 3 घंटे तक तुम्हारा इंतजार किया गया था, लेकिन तुम नहीं आए। गुस्सा थे हम उन लोगों पर। वो हमारे सारे हक छीनना चाहती थी, सारे अधिकार हमसे छीनना चाहती थी। तुम पागल हो गए हो दिनेश, मन गढ़ंत कहानियां बना रहे हो। हम पागल नहीं हुए। तहसीलदार दफ्तर जाकर कागज की छानबीन कर लो। वहीं से हमें पता चला जो औरत हमें हमारी माँ और बेटे से अलग कर सकती है, जो माँ को अग्नि देने का हमारा हक छीन सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। वो जायदाद के कागज बदल सकती है, वसीयत बदल सकती है। हमें अनीता को मानने का बुरा नहीं लग रहा। हमें तो बुरा लग रहा है कि हम वासुदेव के टुकड़े नहीं कर सके। बड़ा आदर्शवादी मास्टर समझता अपने आप को, लालची चोर। उसकी भी नजर थी हमारी जायदाद पर। सर मैं उसे क्यों भड़काऊंगा? इससे मेरा क्या फायदा होता? वो 19 साल से इसी दर्द में जी रहा था कि अनीता जी एक न एक दिन उसकी जमीन और उसकी कोठी अपने नाम कर लेगी। लेकिन उसने तो कहा कि तुमने उससे कहा कि वो ऐसा करने वाली है। मैं ऐसा क्यों कहूंगा? मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि उसके दिमाग में ना एक वहम बैठ गया था। तो तुमने कभी उसको डराया नहीं, कभी आगाह नहीं किया कि वो ऐसा कर सकती है? बिल्कुल नहीं सर। और फर्ज कीजिए मैंने कभी कुछ ऐसा बोल भी दिया होगा, तो क्या एक आदमी इतना बेवकूफ हो सकता है कि उसे सच मान के अपनी बहन की हत्या कर दे? सर कोई पागल बाप ही होगा जो खुद की जिंदगी ऐसे बर्बाद कर दे और अपने बेटे की भी।
क्यों किया तुमने ऐसा? करना पड़ा। अम्मा को अग्नि देने का हक छीन लिया था हमसे। बैठे बैठे जायदाद मिल जाती उसे। अरे ऐसे कैसे मिल जाती उससे जायदाद? सब कुछ तो हमार ही था ना। अम्मा जी के जाने के बाद तुम्हारा हो जाता, और तुम्हारे जाने के बाद हमारे गौरव को। लेकिन देखो तुमने क्या कर दिया, खुद तो डूबे, हमारे गौरव को भी ले डूबे। दिनेश साहू और उसके बेटे गौरव साहू को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। इस हत्याकांड ने सारे गांव को झकझोर कर रख दिया। अनीता गांव की सरपंच थी और इस गांव के हर घर से उसका रिश्ता था। अनीता ने गांव के उद्धार के लिए भरपूर मेहनत की थी और साथ ही ना सिर्फ उसने अपनी फैमिली की देखभाल की, बल्कि अपने भाई की पहली पत्नी वंदना से हुए बेटे प्रसाद को भी अपने बेटे की तरह पाला और अपनी बूढ़ी मां की पूरी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर ली। दूसरी ओर दिनेश एक ऐसे डर और वहम का शिकार था जिसका कोई आधार नहीं था। अपने हक को लेकर तो दिनेश काफी उत्तेजित हो जाता था, लेकिन वही जोश उसने अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कभी नहीं दिखाया। 19 सालों में दिनेश अपनी मां और अपने पहले बेटे प्रसाद को देखने कभी नहीं आया और इस बात का गवाह पूरा गांव था। और अब इतना बड़ा संगीन जुर्म करने के बाद उसे कोई पछतावा भी नहीं था। बड़े दुख की बात है कि अनीता गौर को इस तरह अपने भाई के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। पारिवारिक रिश्तों में आपसी गिले शिकवे, गुस्सा, जलन, मनमुटाव, ये सारी भावनाएं लंबे अरसे तक छुपाई जा सकती हैं। ये भावनाएं आपको ऐसी यातनाएं दे सकती हैं कि जिनके सामने बाहर की दुनिया द्वारा दिया गया दर्द, तकलीफ, टेंशन बहुत ही फीका लगने लगता है। अक्सर हमारे प्रोफेशनल फील्ड के उतार चढ़ाव या वहां के लोगों के साथ अनबन का सामना करना आसान होता है, लेकिन पारिवारिक झगड़ों को सहन करना असहाय हो जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।